Good afternoon, dear all. I am Ms. Megha Parashar from SIRT SP Assistant Professor. Now I am teach semester fifth subject industrial pharmacy, and my first topic is pre-formulation studies. Pre-formulation means formulation से पहले की जो तैयारी होती है उसके पहले जो हम उस की सारी स्टडी करते हैं, that is called pre-formulations. It is defined as a phase of research and development in which pre-formulation studies characterize physical and chemical properties of a drug molecule in order to develop safe, effective and stable dosage form. Means कि हम pre-formulation studies क्यों करते हैं, इसकी सारी physical and chemical properties जो होती हैं उसकी studies करते हैं और drug की development के लिए उसके safe, effective and stable dosage form को prepare करने के लिए हम pre-formulation studies करते हैं. Pre-formulations commence when a newly synthesized drug shows sufficient pharmacological promises in the animal model to warrant evolution in man. These studies should focus on those physicochemical properties of the new compounds that could affect drug performance and development of an efficacious and stable and safe dosage form. ठीक है, कैसा डोसेज फॉर्म होना चाहिए? एफिकेशियस, स्टेबल एंड सेफ डोसेज फॉर्म के लिए हम जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के? टू एस्टैब्लिश द फिजिकोकेमिकल पैरामीटर ऑफ अ न्यू ड्रग एंटिटी, टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी, to establish its compatibility with common excipients. मतलब जो भी excipients हम अपनी formulation के अंदर use करेंगे उसकी compatibility उस excipients के साथ कैसी है. It provides insights into how drug products should be processed and stored to ensure their quality. मतलब जिस भी कंडीशन और टेम्परेचर प्रेशर पे हम ड्रग को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो उसमें सेफ है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं उस फॉर्म में, और किस फॉर्म में जाके वो स्टेबल रहेगी. तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के. मेजर एरिया जो होता है प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च का वो क्या होता है? ऑर्गोनोलेप्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, बल्क कैरेक्टर्स जो होते हैं, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है, हाइड्रो स्कोपिसिटी होती है, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशंस, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी की एनालिसिस करते हैं हम. जैसे आयनाइजेशन कांस्टेंट जो पीके होता है, पीके मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल मतलब उसका पीएच कितना है और उसकी सॉल्युबिलिटी कैसा है. एक चार्ट होता है प्रॉपर हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी चार्ट होता है. इसमें होता है वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल, ऐसा ऐसा चार्ट होता है हमारे पास. तो वेरी सॉल्युबल कैसा होगा कि अगर हमारे पास 1% ड्रग है तो वो कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, किस पीएच पे हो रही है. तो ये सारी सॉल्युबिलिटी एनालिसिस की जाती है हमारी, हम लोग करते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो होता है एंड थर्मल इफेक्ट. थर्मल इफेक्ट क्या है? ये सारी चीजें हम देखते हैं. सॉल्युबलाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिसोल्यूशन इसके अंदर देखते हैं हम. और स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं. स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या करते हैं? स्टेबिलिटी इन टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशंस में सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कितनी है, पीएच रेट प्रोफाइल क्या है इसकी, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, बल्क स्टेबिलिटी क्या है एंड कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट्स के साथ में कैसी है. एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स. ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ अ न्यू ड्रग मस्ट बी रिकॉर्डेड. मतलब जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं उसका कैसा कलर है, उसका कैसा ऑर्डर है और वो कैसे टेस्ट का है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. किसके दौरान? जब हम उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं. जैसे कि जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसका कलर कैसा है, ऑफ वाइट, क्रीमी, येलो, टैन, शाइनी. ऑर्डर कैसा है? पंजेंट है, सल्फरस है, फ्रूटी है, एरोमेटिक है, ऑर्डरलेस है. अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसका टेस्ट कैसा है? एसिडिक है, बिटर है, ब्लैंड है, इंटेंस है, स्वीट है और टेस्टलेस है. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग की वो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उसकी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं. ठीक है. फिर बल्क कैरेक्टराइजेशंस में हम क्रिस्टलिटी देखते हैं. बल्क कैरेक्टराइजेशन में क्रिस्टल जो हैबिट्स होती है
जो क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ड्रग है, क्रिस्टल मतलब जो ड्रग का हमारा फॉर्म है, अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, कैसा फॉर्म है, अगर वो क्रिस्टलाइन है या क्रिस्टलिटी है उसकी, तो उसके क्रिस्टल की हैबिट्स कैसी हैं, उसका क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूलर इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, of drug can affect bulk and physicochemical properties of the molecule। मतलब जो क्रिस्टल की हैबिट है और जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट करता है, ये जो बल्क है वो इफेक्ट करता है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल को। ठीक है, फिजिकोकेमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे सॉल्युबिलिटी हो, ये सारी चीजें जो होती है, पीएच होती है, ये सारी चीजें, स्टेबिलिटी कंडीशंस जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है, कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट्स है, ये सारी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। क्रिस्टल हैबिट जो होती है वो डिस्क्राइब करती है आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल को। जो आउटर अपीयरेंस मतलब एक्सटर्नल बोले तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो उसको डिस्क्राइब करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन द सॉलिड, सॉलिड के साथ में उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है इंटरनल स्ट्रक्चर में। चेंज विद इंटरनल स्ट्रक्चर यूजुअली अल्टर्स क्रिस्टल हैबिट्स, अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज है तो क्या होगा, वो अल्टर्स करेगा क्रिस्टल हैबिट्स को। कन्वर्सन्स ऑफ, जैसे कि हम देखें तो कन्वर्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट जो होता है टू इट्स फ्री एसिड फॉर्म प्रोड्यूस बोथ चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल हैबिट। मतलब जो सोडियम सॉल्ट होता है उसका फ्री होने की वजह से उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज होता है और उसकी क्रिस्टल हैबिट्स जो है वो भी चेंज होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो क्रिस्टलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टलिटी की बात अगर हम करें, चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड, अल्टर चेंज इन क्रिस्टल हैबिट। कैरेक्टराइजेशन जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर वो हम कैसे करेंगे, वेरीफाइंग द सॉलिड इज द एक्सपेक्टेड केमिकल कंपाउंड है, कैरेक्टराइजेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर है, डिस्क्राइबिंग द हैबिट्स ऑफ क्रिस्टल, मतलब जो क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की हैबिट का है और किस शेप का है, प्रिज्मेटिक शेप है, क्यूबिक शेप है, ये सारे डिफरेंट जो शेप्स हैं ये इसमें आपको डिस्प्ले किए गए हैं। तो ये किस टाइप का शेप है, प्लेटी शेप का है, नीडल शेप का है, तो जो हमारा क्रिस्टल है वो किस शेप का है हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। देन हैबिट क्रिस्टल केमिस्ट्री ऑफ अ कंपाउंड, अगर हम बात करें तो जो केमिकल कंपाउंड है उसकी हैबिट और इंटरनल स्ट्रक्चर। हैबिट अलग चीज होती है जो एक्सटर्नल है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस है ना। अगर क्रिस्टलाइन है तो वो सिंगल एंटिटी होगा या मॉलिक्यूलर एडप्ट्स होगा, अगर सिंगल एंटिटी है तो वो पॉलीमॉर्फ्स है, अगर वो मॉलिक्यूलर एडप्ट्स है तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक इंक्लूजन है, कंपाउंड है, एंड स्टिक्योमेट्रिक सॉल्वेट्स है, मतलब हाइड्रेट्स। ठीक है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड का मतलब क्या होगा, लेयर, चैनल एंड केस फॉर्म में या क्लैथर्ड फॉर्म जो आप देखते हैं उस फॉर्म में अगर है वो, हम इसको इस टाइप से जो क्रिस्टल हैबिट्स हैं और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 3D है ना, पीरियोडिक फॉर्म में होगा, लो मोबिलिटी होगी। अगर हम एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो एमॉर्फस फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, मॉडरेट मोबिलिटी होती है, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें रैंडम हाई और हाई मोबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल मैं आपको बता रही थी, क्यूबिक, टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोम्बिक है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइगोनल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल है। ठीक है, जो प्रिज्मेटिक शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स जो क्रिस्टल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर कंपाउंड के बेस्ड पे होते हैं, जिसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसमें बहुत ही अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही पास पास होता है और एकदम बॉन्डिंग जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर हम अमॉर्फस फॉर्म देखें तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा सा लूजली बॉन्ड होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कंपाउंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन स्पेसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल एरे, मतलब 3 डायमेंशनल एरे में रिपीटिशन स्पेसिंग के साथ में होता है।
कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में। अगर हम एमॉर्फस फॉर्म देखें, एटम और मॉलिक्यूल आर रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। अगर हम एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रैंडमली प्लेस्ड होंगे, लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसमें रिपीटिंग ऑर्डर में होते हैं। एंड सॉल्युबिलिटी की बात अगर हम करें तो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म का हमारे पास ड्रग है, क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है। तो जो सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट होता है आर ग्रेटर फॉर अमॉर्फस फॉर्म देन अ क्रिस्टलाइन। ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे कोई ड्रग के मॉलिक्यूल बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, डिसोल्यूशन रेट भी हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अगर एमॉर्फस में हम जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखते हैं वो इतनी टाइटली बॉन्ड नहीं होती, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है और डिसोल्यूशन रेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ शुगर और सोडियम, तो अगर हम दोनों को ही वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर उसकी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इजीली सॉल्युबल क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सॉल्ट जो है इजीली सॉल्युबल हो जाएगा और जो शुगर है वो थोड़ा टाइम लेगी सॉल्युबल होने के लिए। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है। तो जो शुगर है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी और जो सॉल्ट होता है उसमें क्या लूज बॉन्डिंग होती है, अमॉर्फस फॉर्म होता है। देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, as amorphous form has higher thermodynamic energy, है ना। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म और एज amorphous फॉर्म जो होता है उसकी हायर थर्मोडायनेमिक एनर्जी की वजह से। एग्जांपल जो होता है, एग्जांपल फॉर्म ऑफ नोवाइसिन जो है इज वेल एब्जॉर्ब, whereas क्रिस्टलाइन फॉर्म रिजल्ट इन पूर एब्जॉर्प्शन। अगर हम सेम ड्रग की बात करें तो ऐसा होता है कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट कम होगा और हमारा जो अमॉर्फस फॉर्म है उसकी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइन एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज विद डिफरेंट इंटरनल लैटिस के साथ में। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसको हम पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एनाट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक। एनाट्रोपिक की बात करें तो पॉलीमॉर्फ which can be changed from one form into another form by varying temperature और pressure। मतलब different टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जो पॉलीमॉर्फ फॉर्म है वो चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में, जिसको हम क्या कहते हैं एनाट्रोपिक पॉलीमॉर्फ। मतलब कैन चेंज फ्रॉम वन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। जब क्या हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर हमारा जो हो रहा है वेरिंग हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, तो वो रिवर्सिबली चेंज हो रहा है, जैसे कि सल्फर, जिसे हम एनाट्रोपिक पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। अगर हम बात करें वन पॉलीमॉर्फ विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो पॉलीमॉर्फ है वो क्या हो रहा है अनस्टेबल है, मतलब वो भी एक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ। मतलब जब हम टेम्परेचर प्रेशर बदल रहे हैं तो उसकी कंडीशन भी बदल रही है, लेकिन अगर हम एक ही बात करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो जो पॉलीमॉर्फ है वो एक फॉर्म में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता ही रह रहा है, जैसे ग्लिसराइल एस्टेरेट। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फ्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करें तो क्लोरोफेनिकोल जो होता है एग्जिस्ट इन ए, बी एंड सी फॉर्म। उसके तीन फॉर्म है ए, बी एंड सी फॉर्म। ऑफ दिस बी फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड मोस्ट प्रेफरेबल, है ना। इसका जो बी फॉर्म होता है मोर स्टेबल होता है और मोस्ट प्रेफरेबल ज्यादातर यूज किया जाता है। फिर अगर हम एनालिटिकल मेथड्स जो होती हैं, डिफरेंट मेथड्स जो होती हैं हम यूज करते हैं फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सॉलिड फॉर्म। मतलब सॉलिड जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, ड्रग का जो सॉलिड फॉर्म है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे ड्रग के सॉलिड फॉर्म को। इसमें जो है माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं हम, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, थर्मल एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इंफ्रारेड, proton magnetic resonance, nuclear magnetic resonance, scanning electron
माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीजें जो है एनालिटिकल मेथड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म के लिए। अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो मटेरियल जो होता है विद मोर देन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर एनिसोट्रोपिक एंड अपीयर ब्राइट विद ब्रिलियंट कलर अगेंस्ट ब्लैक पोलराइज्ड बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छे से होता है। द कलर इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड अपॉन क्रिस्टल थिकनेस, जो कलर होती है उसकी इंटेंसिटी किसके ऊपर, क्रिस्टल कितने थिक हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होता है हैव सिंगल refractive index and the substance do not transmit light with cross polarized filter and appears black। कि अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होते हैं, बाय दिस मेथड वी कैन स्टडी क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी एंड क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। और अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो दिस इज रिक्वायर अ वेल ट्रेन्ड ऑप्टिकल crystallographer as there are many possible crystal habits and their appearance at different orientations। अगर हम हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी में देखें तो इस तरीके से पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप जो फिल्टर फिटेड होता है विद हॉट स्टेट, इट इज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टिगेशन पॉलीमॉर्फिज्म, मेल्टिंग पॉइंट एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए। इसके डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो इन दिस टेक्निक्स द मॉलिक्यूल कैन डिग्रेड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, के दौरान जो डिग्रेड होता है उसमें हम देखते हैं हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी में। इसके बाद हम थर्मल एनालिसिस करते हैं। थर्मल एनालिसिस में डीएससी यूज करते हैं, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जीटीए यूज करते हैं, आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। इट मेजर्स द हीट लॉस, कितना हीट लॉस हुआ है उसको हम मेजर करते हैं, एंड गेन रिजल्ट्स फ्रॉम फिजिकल और केमिकल चेंजेस विद इन अ सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। For characterizing crystal forms, the heat of fusions can be obtained from the area under DSC curve for melting endotherms. Similarly, heat of transitions from one polymer to another may be calculated. A sharp symmetric melting endotherm can indicate relative purity of molecule. A broad asymmetric curve indicates presence of impurities। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं, व्हेन बीम ऑफ कैसे हम यूज करते हैं, एक्सरे इज अलाउड टू पास थ्रू अ क्रिस्टल, एक्सरे बीम इज डिफ्रैक्टेड, इट इज रिकॉर्डेड बाय मींस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा वो रिकॉर्डेड होती है। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू अ क्रिस्टल व्हिच एक्ट एज 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन टुवर्ड्स एक्सरे, एंड रैंडमली ओरिएंटेशन होता है इसका। हाइग्रोस्कोपिसिटी भी हम मैनी ड्रग्स जो सब्सटेंस होते हैं पर्टिकुलरली वाटर सॉल्युबल साल्ट्स फॉर्म्स हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब atmospheric moisture, absorption and moisture content depend upon the atmospheric humidity, temperature, surface area, exposure and the mechanism of moisture uptake होता है। द डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी हमको डिफरेंट, हम स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है या हाइग्रोस्कोपिक है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक है, डेलिकेट है, मतलब इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। हाइग्रोस्कोपिसिटी जो होती है टेस्टेड बाय सैंपल आर एक्सपोज टू अ मॉइस्चर, जैसे ही हम एक्सपोज करते हैं उसको मॉइस्चर में, एक्सपोज टू a controlled relative humidity environment, moisture uptake is monitored at different time points, different time पे जाके हम उसको monitor करते हैं and note down करते हैं। Analytical method जो होती है उसमें हम use करते हैं gravimetry, Karl-Fisher titration and गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं इसके अंदर हम यूज करते हैं। हम इसके बाद में अगर हम पार्टिकल साइज जो होता है ड्रग का वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर पार्टिकल साइज जो होता है कैरेक्टराइज यूजिंग द वेरी टर्म, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो कैसे करेंगे, वेरी कोर्स है, ये कोर्स है, मॉडरेटली कोर्स है, या फाइन है, या वेरी फाइन। ये पार्टिकल का जो साइज है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होता है, डिसोल्यूशन रेट, सस्पेंडेबिलिटी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेबिलिटी एंड लैक ऑफ एग्रीडिनेस। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज में अगर हम बात करें तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं पार्टिकल साइज को, अगर हम सीविंग मेथड के थ्रू करते हैं तो उसमें 5 म्यू से लेके 150 म्यू
के पार्टिकल साइज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में 0.2 म्यू से लेके 100 तक कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन रेड मेथड में 1 से लेके 200 तक कर सकते हैं। लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन मेथड जो होती है उसमें 0.5 से लेके 500 तक कर सकते हैं, और लेजर होलोग्राफी के द्वारा 1.5 to 100 कर सकते हैं। पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी। मतलब जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी है, जो भी हम पाउडर यूज कर रहे हैं, जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं, उसका जो पाउडर फॉर्म है वो पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी के द्वारा जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे कि फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कोहेशन बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर, एक से दूसरे पार्टिकल के द्वारा उसका कोहेशन कैसा है, कोहेशन एंड फाइन पार्टिकल पॉसेस पुअर फ्लो बाय फिलिंग void space between large particles causing taking and डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि अगर हम टेल्क को यूज करेंगे, अगर उसका पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज देखेंगे तो टेल्क जो होती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। आप घर पे भी देखते हो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और उसकी बॉन्डिंग बहुत पास पास होती है, कोहेशन ज्यादा होता है, मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। वहीं अगर आप वेरी कोर्स पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्ट आप घर में ले लो या फिर कोई भी ऐसे जो कोर्स पार्टिकल है, अगर उसकी हम फ्लो प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी बहुत ही अच्छी होगी। तो बाय यूजिंग ग्लाइडेंट वी कैन अल्टर द फ्लो प्रॉपर्टीज टेल्क। अगर हम ग्लाइडेंट को यूज करते हैं तो टेल्क की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी की फ्लो प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं पाउडर की तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? एंगल ऑफ रिपोज और टाइप ऑफ फ्लो। एंगल ऑफ रिपोज आपको पता है कि एक फनल में हम यूज करते हैं जिसके द्वारा हम पूरा फ्लो प्रॉपर्टी निकालते हैं और उसका थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, हाइट अपॉन रेडियस से पूरा मेजरमेंट करके एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। अगर वो 25 है तो उसका एक्सीलेंट फ्लो है, 25 to 30 है तो गुड है, अगर हम 30 to 40 की बात करें तो वो पैसेबल है, और अगर 40 तक है तो वो वेरी पुअर है। तो अगर हम बहुत अच्छे जो कोर्स पार्टिकल होंगे उनका एक्सीलेंट फ्लो होगा, और जैसे कि टेल्क वगैरह है अगर हम उसको विदाउट ग्लाइडेंट यूज करके अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी निकालें तो वो वेरी पुअर होगी। तो बाय डिटरमाइनिंग एंगल ऑफ रिपोज हम कैसे निकालते हैं? ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज इंडिकेट पुअर फ्लो। अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर है तो वो पुअर फ्लो होगा, मतलब इट शुड बी लेस देन 30 डिग्री। can be determined by following equation, tan theta is equal to h upon r, theta is equal to, थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज जो हम निकाल रहे हैं, h हाइट, पाइल की जो हाइट होती है, और इसके बाद रेडियस r, रेडियस से डिनोटेड। फिर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन एंगल ऑफ रिपोज में अगर हम ये जो होती है फनल है, ये फनल है, सपोज दैट ये फनल है, और इसके बाद में यहाँ से हमने पाउडर को डाला और अगर उसका हाइट ये हो रहा है ना, तो ये क्या है? हाइट है। ये देखो आप यहाँ पर h दिखाई दे रहा है, h मतलब जो हमने पाइल बनाया है उसकी हाइट, मतलब जिस पाउडर की हम फ्लो प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं उसकी हाइट। उसके बाद वो जितनी एरिया में फैला होगा वो r होगा, तो h अपॉन r से हम क्या निकालेंगे? एंगल ऑफ रिपोज, स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज। अब फिक्स्ड फनल से निकालते हैं, मतलब ये लाइक अ फनल है, इसको फनल को फिक्स करते हैं स्टैंड के ऊपर रख के, इसके बाद उसमें हम डालते हैं। फिक्स कोन मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, एंड काइनेटिक और डायनामिक मेथड से निकाल सकते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड से निकाल सकते हैं, टिलिंग बॉक्स मेथड से निकाल सकते हैं। ये सारी मेथड से हम एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ फ्री फ्लो पाउडर बाय कंप्रेसिबिलिटी, आल्सो नो एज कार्स इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब भरने के बाद कितना कंप्रेस हम इसको कर सकते हैं। तो टैप डेंसिटी माइनस पावर डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100, मतलब टैप डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर हम जो भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं तो उसके अंदर पाउड करेंगे, मतलब उसके अंदर हम सारा पाउडर भरेंगे तो हम देखेंगे कि 70 तक आया हमारा पाउडर डेंसिटी, मतलब 70 तक भराया है वो हमारे मेजरिंग सिलेंडर में। इसके बाद हमने उसको टैप किया, मतलब एक हाथ से 100 टाइम टैप करेंगे या फिर हम मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो टैप डेंसिटी करके जितना टैप होने के बाद सपोज दैट वो 60 या 50 पे आ जाता है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि हम लोग कोई भी चीज घर में आटा या कुछ भी
बॉक्स में भरा है, इसके बाद उसको टैप करने से उसमें ज्यादा बन जाता है, मतलब टैप होने के बाद उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, वो अच्छे से भर जाता है। तो पावर डेंसिटी मतलब जितना हमने स्टार्टिंग में भरा, और टैप डेंसिटी मतलब जितना टैप करने के बाद बचा, इनटू 100 से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज का ये है 5 to 15 एक्सीलेंट, 12 टू गुड, फेयर टू पैसेबल, पुअर, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। अगर ये इतना निकल रहा है तो हम कार्स इंडेक्स से इसका मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।